Hello students, my name is Ashutosh Kumar. I welcome you all to the YouTube platform of Achievers Academy. आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम SSC CGL के जो अभी के हाल ही में SSC CGL 2021 हुआ है, जो बस अप्रैल मंथ के अंदर आपने देखा, उसके पेपर सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं CHSL की, जो कि अभी 23 मार्च से आपका स्टार्ट होने वाला है। इस सीरीज़ के अंदर कुछ पेपर सेट्स में अपलोड कर चुका था और फर्स्ट और थर्ड एपिसोड जो है वो अपलोड हो गया है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका इसका एपिसोड या आप कह लीजिए पेपर सेट जो है वो अपलोड हो चुका है। असल में सेकंड जो था वो रिकॉर्ड हो गया था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण उसे री रिकॉर्ड करना पड़ा। इस कारण उसको हम अपलोड नहीं कर पाए थे, बट यस नाउ उसको री रिकॉर्ड करके आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। एंड वंस अगेन यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इस पर भी पूरा ध्यान दें और अपनी प्रिपरेशन की स्पीड को बिल्कुल भी कम ना होने दें। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। तो देखिए भाई, कोई मीटिंग है जो होने वाली है और मीटिंग के ऑर्गेनाइज होने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके लिए होल्ड वर्ड को यूज़ किया जाता है। बट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा है विल बी और होल्ड। अगर आप टेक्निकली इंग्लिश को पढ़ते हैं तो एक रूल आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि बी जो है उसके बाद में सिर्फ दो तरह की फॉर्म्स आ सकती हैं, या तो ING या V3। और ये भाई साहब जो होल्ड है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये तो हो गया गलत, यानी नो सब्सटीट्यूशन वाले को उड़ा दो। मैंने कहा या तो बी के बाद ING या फिर बी के बाद थर्ड। ये है ING, ये देखो ये दिख रहा है, और ये है थर्ड, यानी कि हम लोग को इन दोनों में से ही चुनना है। विल हेल्ड यानी विल के बाद में सेकंड या थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती। रह गए ये दोनों, इनको देख लेते हैं। अब विल बी हेल्ड और विल बी होल्डिंग के लिए वैसे तो इसका डिफरेंस काफ़ी अलग है, मतलब काफ़ी क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिफरेंस जो बहुत आराम से समझा देता हूँ ताकि आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम ना हो इस तरह के क्वेश्चन को करने में। वो ये है कि ये जो V1 ING है ये हमेशा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाता है और ये जो V3 है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ एक्टिव और पैसिव को समझना होगा आपको, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, और अगर ये यहाँ हो जाएगा क्योंकि V3 मैंने बताया आपको पैसिव हो जाएगा। अब एक्टिव और पैसिव में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट वाली जगह, वो जगह जो वर्ब से पहले जहाँ पे शब्द लिखा जाता है ना, वो सब्जेक्ट वाली जगह पे कौन आता है? डूअर आता है। सब्जेक्ट वाली जगह पे कौन आता है? डूअर। और पैसिव में सब्जेक्ट वाली जगह पे आता है रिसीवर। रिसीवर होता है वो जिस पर एक्शन हो रहा है, राइट। डूअर वो है जो एक्शन करे, जो करे, और रिसीवर वो है जिस पर हो, जिस पर हो। तो आओ जरा एक परसेंटेज को देखें फिर से। मीटिंग की बात हो रही है जो नेक्स्ट वीक होनी है। अब नेक्स्ट वीक वो ऑर्गेनाइज या होल्ड करेगी या वो उसे किया जाएगा मीटिंग को? आप बताइए, आप सोचें कि मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा या मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी किसी चीज़ को, या होल्ड करेगी अपने आप को। अगर अपने आप को होल्ड कर भी रही है, मान लीजिए चलो अपने आप को कर रही है और एक्टिव स्ट्रक्चर एक तरीके से सही हो भी जाए, तो फिर यहाँ पे अपने आप के लिए उसको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तो लगाना पड़ेगा। वैसे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं थोड़ा फनी ही एक तरह का आपको कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। होल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। नाउ जैसे ही आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप एक बात मानेंगे कि होल्ड को फिर हमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब में बदलना होगा। सॉरी, होल्ड को जो है हमें पैसिव स्ट्रक्चर में बदलना होगा। पैसिव के अंदर क्या होगा? फर्स्ट मीटिंग जो है इस पर एक्शन होगा होल्ड होने का, राइट। तो ऑर्गेनाइज किया जाएगा फर्स्ट मीटिंग को। अगर ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो सब्जेक्ट हो गया रिसीवर, सब्जेक्ट हो गया रिसीवर, तो वॉइस होगी पैसिव, पैसिव होगी तो अपना आंसर होगा ये। इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट यस यू नीड टू थिंक थ्रू इट टू अंडरस्टैंड इट। आपको इसको समझने के लिए काफ़ी हद तक आगे बढ़ते हुए इसको सोचना होगा। इन केस आपको ना समझ में आए, आप प्लीज़ कमेंट करें एंड लेट मी नो इफ़ यू कुडंट अंडरस्टैंड। मैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। वर्ड है आपका, अच्छा आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रिट्रीव की स्पेलिंग ये बिल्कुल सही है, रिटर्न की स्पेलिंग भी सही है, रिटॉर्ट की स्पेलिंग भी सही है। रिवेंज की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ई आएगा, रिवेंज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। देखते हैं टेनेशियस वर्ड है आपका। नेक्स्ट वर्ड है टेनेशियस। इसमें आपको इसका एंटोनिम बताना है, आपको बताना है इसका एंटोनिम।
तो रिलेंटलेस और परसिस्टेंट और इवन स्टेडफास्ट, ये कुछ हद तक ना टेनेशियस के एक्चुअली सिनोनिम जैसे साउंड होते हैं। देखिए, टेनेशियस का अर्थ होता है जो टस से मस ना हो, राइट, टस से मस ना होने वाला। और रिलेंटलेस ना थकने वाला होता है। परसिस्टेंट भी इसी तरह का इंसान होता है जो लगातार मेहनत करता है। स्टेडफास्ट का मतलब भी यही होता है, टेनेशियस, एग्जैक्टली। अब आपसे तो एंटोनिम पूछा गया, तो वैसे तो रूल आउट करके ही आंसर आ गया यील्डिंग, बट यील्डिंग का मतलब जो है वो होता है हार मान लेने वाला। देखिए, यील्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है हार मान लेना, घुटने टेक देना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है प्रोड्यूस, कुछ प्रोड्यूस करना। और यहाँ प्रोड्यूस करने की कोई बात नहीं हो रही। दैट इज हाउ यील्डिंग इज आवर आंसर। यील्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, ये एरर का क्वेश्चन है, जरा इस साइड में आ जाऊँ। आप देखिए सभी इस क्वेश्चन को। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। अगर आप ग्रामर की क्लासेस में अटेंटिव रहते हैं तो आप बहुत ही जल्दी पहचान जाएंगे कि जो लास्ट नाइट है ये पास्ट का कीवर्ड होता है। और पास्ट टेंस के लिए अगर ये कीवर्ड है तो पास्ट टेंस में डियर स्टूडेंट्स डू नहीं आता। हाँ, यहाँ पे अगर डिड कर दिया जाए, अगर यहाँ पे डिड कर दिया जाए तो ये पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर बनती है, जिसके साथ में लास्ट नाइट बिल्कुल सही माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, ये आपको बताना है इसका पैसिव बनाना है। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो ये V1 से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो रहा है। और सेंटेंस जब V1 से स्टार्ट होता है और उसमें अगर ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट फील हो, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट फील हो, तो आप समझ जाएं कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो पैसिव बनता है वो बनता है यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड या यू आर व्हाटएवर, यू आर एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड से। बट आप देखेंगे यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में यू आर वाला नहीं है। लेकिन जब आप अच्छे से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस चैप्टर को समझते हैं, अगर उसे एनालाइज करते हैं, तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि जब एक वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पैसिव एक नहीं दो तरीक़ों से बनता है। और उनमें से दो तरीके हैं, उनमें एक तो होता है लेट से बनने वाला और एक होता है शुड से बनने वाला। हम ट्राई करते हैं और चेक करते हैं, ढूंढते हैं कि हमें इन दोनों में से कोई वर्ड मिल रहा है क्या। मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है और इसको एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये बातें आपके टिप्स पे होती है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगता, आप फटाफट से आंसर लगाते हैं। लेट यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है और आपको यहाँ पे शुड जो है वो आंसर चुन लेना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको ना समझ में आया हो, प्लीज़ कमेंट करें। मस्ट हैव गिवन, अच्छा बाकी मैं ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेता हूँ। इज़ गिवन जो है ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव है। यहाँ टेंस है नहीं तो फिर अपन लगाएंगे कैसे। ये मस्ट हैव गिवन जो है ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती है। आपने मस्ट हैव, सॉरी स्ट्रक्चर तो ये होती है, लेकिन यहाँ पे मस्ट मॉडल कहाँ से आ गया, कोई मतलब इसका सेंस ही नहीं बनता है। वॉज गिवन पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। इसका आंसर जो है वो शुड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। टेसिटर्न हमारा नेक्स्ट वर्ड है। टेसिटर्न का सीधा सीधा जो सिनोनिम होता है वो रिजर्व्ड होता है, आप याद कर सकते हैं। वर्बोस का अर्थ होता है फुल ऑफ वर्ड्स, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करने वाला। वर्बोस होता है लाइवली, जो है वो यूज़ करते हैं उस पर्सन के लिए जो एंथुसियाज्म से भरा होता है। बहुत लाइफ होती है जिस पर्सन के अंदर, उसका मतलब है कि बहुत खुश रहता है, बहुत एंथुसियास्टिक रहता है, उस पर्सन को अपन लाइवली कहते हैं। नॉइजी आप समझ सकते हैं गैस, कि जो शोर बहुत मचाता हो उसको अपन नॉइजी कहते हैं। फर्दर हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। कई बार मैं आर्टिकल चैप्टर पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को एक ट्रिक याद करने को कहता हूँ। ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये लग जाती है लगभग हर जगह। और यही ट्रिक होती है कि अगर आप ऑफ द टू से सेंटेंस को स्टार्ट करें तो ये मान लें कि सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री मेंशन होगी ही होगी, और दूसरी बात कि उससे पहले द होगा ही होगा। बाकी यहाँ पे द का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे पूछा हुआ है कि बताओ मोर लाइकली होगा या मोस्ट लाइकली होगा। क्योंकि देखो मोस्ट लाइकलीहुड कुछ होता नहीं है और मच लाइकली भी कुछ होता नहीं है, तो या तो मोर लाइकली होगा, मोर लाइकली, या फिर मोस्ट लाइकली होगा। तो आंसर है इसका मोर लाइकली, बिकॉज आपने यहाँ मेंशन कर दिया है टू। फॉर टू यू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री, आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इन केस यू डिडंट गेट, लेट मी नो, आप कमेंट करें, बताएं। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। देखिए, अगर वो अलाउड
अलाउ कर रहा था, मतलब उसने अलाउ किया अपने सन को ड्राइव करने के लिए, लेकिन ही वांट, देखो ही के साथ यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ठीक बाद में V1 कभी आ ही नहीं सकता। द लीस्ट इट शुड बी इज V1 SES, इसको वॉन्स होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। वॉन्ट तो किसी हाल में नहीं आ सकता, वॉन्स तब आएगा जब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आप यूज करना चाहते हो। लेकिन एक बात को समझिए, जब वो अलाउ पास्ट में कर रहा है तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर कैसे वॉन्ट करेगा। इसका अर्थ है कि ये जरूर जो है पास्ट में होना चाहिए, और अगर ये पास्ट में होना चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉन्ट होना चाहिए। वॉन्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली 3 इसका आंसर है, राइट। बढ़ते हैं आगे। यस, मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। चलिए ठीक है। आपने देखा यहाँ पे सेड लिखा है, आपने देखा यहाँ पे एम लिखा है। एम जो है वॉज में चेंज होना चाहिए, आउट ढूंढते हैं। और ये जो आई वर्ड है ये मदर के अकॉर्डिंग शी में होना चाहिए, तो आपको जो ढूंढना है वो शी वॉज ढूंढना है। आउट ढूंढे शी वॉज, शी इज़ गलत, शी हैड गलत, आई वॉज गलत, शी वॉज सही। ये लो, दैट इज हाउ यू डू इट। इतनी फास्ट होना चाहिए। नरेशन का क्वेश्चन अगर ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं आया, तो विद इन 10 सेकेंड्स हो जाना चाहिए। विद इन 10 सेकेंड्स क्लिक करके 7 नेक्स्ट पर भी क्लिक हो जाना चाहिए विद इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आप पे कोई प्रेशर बनाऊँ, बट आई वॉन्ट यू टू नो कि कंपटीशन कैसा है, और उस कंपटीशन के अंदर आपको टाइम तो बचाना है गाइस। और टाइम बचाया जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर, जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही पक्के मजबूत होते हैं, आप फटाफट से आंसर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक पैराजम्बल दिया हुआ है। ओके, ये पीजे है, पैराजम्बल है। आप इसको रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, आप इसको PQRS भी कहते हैं। बाकी यहाँ पे PQRS इस पर आया नहीं है। तो हम देखते हैं ABCD में से पहले कौन सा आ सकता है। दे कैन हेल्प यू, दे से कोई पैराग्राफ क्यों स्टार्ट होगा, दे प्रोनाउन है, पहले नाउन तो आने दो फिर प्रोनाउन आएगा। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट, हाँ ये हो सकता है। और क्योंकि हमें ये एक अपना स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लगता है, हम मान सकते हैं कि 1 और 2 में से आंसर हो सकता है। बाकी अपन आगे भी पढ़ते हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट्स। ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सच। सच का अर्थ होता है ऐसे, सच का यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या है, ऐसे। तो ऐसे कैसे भाई, पहले पता हो तो सही कौन सा वाला। तो जब आपने देखा कि सच वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप समझ गए कि ना ये नहीं, ये तो पहले बताना पड़ेगा कौन से वाले, तब उनको अपन ऐसे बोल पाएंगे। यानी कि यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है जो कहता है कि सी से स्टार्ट करो, वो गलत हो गया। अब इन दो में से कोई एक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बी के साथ में वापस से स्टार्ट करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। अब सी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। ए, दे कैन हेल्प यू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो ये बात यहाँ ये हुई कि एडवर्टाइजमेंट्स ने जो है वो यूजफुल है। फिर अपन कह रहे हैं कि टीनेजर्स के लिए जो है ये वल्नरेबल है, ठीक है ना। सॉरी, टीनेजर्स जो हैं वो वल्नरेबल है, मतलब उनको खतरा है इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से। अगर उनको खतरा है तो एक पॉजिटिव चीज़ कैसे आ जाएगी, हेल्प करना। इसका मतलब है कि ये भी जो है ये गलत है। अपन इसको एक बार और पढ़ के देख लेते हैं, ये फटाफट पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। ए, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। हाँ, अब यहाँ पे देखिए अपन ने इसको बोला क्या कि जो एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकता है। यूजफुल कैसे, टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। हाँ, अब ये एक थीम बन रही है, तो अपन मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा फ्लो बन रहा है, हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे आगे क्या लिखा है, डी। हाउएवर सम एडवर्टाइजमेंट्स मे बी हार्मफुल। अब बोल रहा है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, एज दे ट्राई टू बिफूल यू, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा हुआ है देखो, ये टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल, मतलब खतरे में हैं, टू सच। ये सच किसके लिए था, इसके लिए नहीं था, सच था इन वालों के लिए। कौन से वाले, ये जो बैड होते हैं, हार्मफुल जो होते हैं, उनके लिए सच वर्ड यूज हुआ था। तो हमारा जो सही आंसर है वो है BADC। ऑफकोर्स एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता, बट मैंने भी ट्राई किया कि मैं आपको थोड़ा तेज़ी से समझाऊँ, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बोली। अदरवाइज इट वुडंट टेक मोर देन अ मिनट, इसमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, एंड आंसर शैल बी योर्स। चलिए, डिड यू बेक्ड। अब ये तो मतलब मैं मानता हूँ अगर ऑफलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो देख रहे होंगे तो 1 मिनट में बता सकते हैं कि ये तो मतलब इतना रटवाया जाता है कि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या इतना इजी सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। रिलैक्स्ड मतलब बड़े आराम से, पेस का मतलब स्पीड होता है, स्लो मतलब बहुत ही स्लो मतलब धीमे होता है, और क्या बोलूँ मैं। अच्छा, इसके लिए जो वन वर्ड है वो आपको बताना है। इसका वन वर्ड जो है वो एम्बल हो जाएगा। एम्बल का मतलब होता है बड़े आराम से चलना, राइट, स्लो पेस के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्टिकल। वर्टिकल वर्ड का सीधा सीधा देखो, जो सिनोनिम पूछा हो ना वो दे रखा है यहाँ पे, अपराइट। बहुत कम ही इसके सिनोनिम्स होते हैं, तो वर्टिकल का आप याद रखेंगे इस, क्या होता है, अपराइट होता है इसका सिनोनिम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, पैरेलल जो है वो ये होता है, वर्टिकल का अर्थ ये होता है। देखो, अपराइट का मतलब होता है जो चीज़ पहले ऐसी थी वो ऐसे हो जाए, ठीक है ना। और इक्वल, इक्वल तो बराबर होता है। शेकी मतलब जो शेक कर रहा है, तो इसका कहीं भी वर्टिकल से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको मीनिंग बताना है केक वॉक का। अब ये केक वॉक कई बार यूज़ होता है वर्ड, आपने देखा होगा अपने ग्रामर के अंदर और इंग्लिश में। इसका मीनिंग समथिंग ईजी होता है, ऐसे इसका मीनिंग समथिंग टेस्टी नहीं होता है। केक लिखा है, इसका मतलब टेस्टी नहीं है, और ना ही स्वीट है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं केक तो फिर स्वीट और टेस्टी होता है, नहीं। साबुन खरीद के जब लाते हो तो जो साबुन की टिक्कियाँ होती है ना, उसको भी केक बोलते हैं, आपको पता है क्या। जब उसको केक बोलते हैं तो क्या उसको भी अपन टेस्टी बोले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। अच्छा, इसमें ना ये रैंक एंड फाइल एक्चुअली एक ईडियम है। हाँ, ये ईडियम पूछा होता, ये अंडरलाइन नहीं हो पाया, डोंट वरी। तो अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। रैंक एंड फाइल, आप बताइए रैंक एंड फाइल क्या होगा। यस, आप बताएं। ओके, आपने अगर ऑर्डिनरी पीपल बोला है तो ये बिल्कुल सही है, बाकी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे रैंक एंड फाइल से। ये ईडियम सीधे सीधे देखो, ईडियम्स के सॉल्यूशन में मेरे पास में और कोई चारा नहीं है। देयर इज़ ओनली वन वे, यू नीड टू लर्न दिस। आपको याद करना होगा। अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि हाँ ये सीधे सीधे इसका आंसर है। नहीं याद है तो फिर सेंटेंस कई बार हेल्प कर देता है, आई नो, बट हर बार नहीं करता। आइए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड। ये जो टू है ना यार, ये किसके साथ आएगा, थ्रेट के साथ ही तो आता है। थ्रेट टू मैनकाइंड, ये कितनी बार फ्रेज आपने पढ़ी होगी गैस। नहीं पढ़ी है गैस तो आपने फिर रीडिंग इनफ नहीं किया। रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अ थ्रेट टू मैनकाइंड होता है, राइट। अपन और किसी चीज़ के लिए तो क्या ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, ना पेनल्टी के लिए, ना पनिशमेंट के लिए, ना ही एंडेंजर के लिए। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। आइए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 17th का। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल हैंड बैग। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाना है। आई वॉज गिफ्टेड हो जाएगा। कितना सोचना है, देखो गिफ्टेड है, ये V2 है, और V2 को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब प्लस V3 बनता है। अगर आपने मेरी मैराथन क्लास को देखा और अगर उसके इवन वॉइस वाले सेक्शन को अगर आपने देखा है ना, तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन मैंने सिर्फ वॉइस के ना इसी चीज़ पे कराए थे कि V2 जो है वॉज वर्ब V3 में चेंज होता है और वॉज वर्ब V3 जो है वो V2 में चेंज होता है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग एक मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट है, इसलिए वॉइस में इस तरह का क्वेश्चन आना ना गाइस कुछ ऐसा है जिसमें अगर नंबर आप खोते हैं तो आप लाखों लोगों से पीछे रह जाते हैं, इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइज करता है वो इन्विजिलेटर होता है, नॉर्मल सी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। अच्छा ठीक है, इसमें एरर, हाँ जी देखो ड्यूरिंग वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ड्यूरिंग जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये एक प्रेपोजिशन होता है, ये एक प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, मैंने क्लियरली बोला आपके लिए प्रेपोजिशन होता है। अच्छा, प्रेपोजिशन के बाद में जो चीज़ें आ सकती हैं वो या तो नाउन होगी या फिर वो क्या होगी, प्रोनाउन होगी। ये बेसिक रूल्स हम पढ़ते हैं, जब ये पढ़ते हैं हम बात को प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन के बाद में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है एक सेंटेंस पूरा, इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है, राइट, इसका मतलब एक प्रेडिकेट है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। हमने बात की कि ड्यूरिंग तो प्रीपोजिशन है, उसके बाद में क्या चाहिए, एक आपको सब नाउन और प्रोनाउन चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो एक पूरा सेंटेंस है। अच्छा, आप इस हिस्से के अंदर गलती भी नहीं कर सकते क्योंकि आधा हिस्सा यहाँ आधा हिस्सा वहाँ है, तो आपको एक्चुअली में जो चेंज करना है वो यहाँ करना होगा, राइट। और ड्यूरिंग का ही मीनिंग देने वाला आपको एक कंजंक्शन लगाना होगा, राइट, क्योंकि कंजंक्शन जो है वो आपको सेंटेंस से जोड़ सकता है।
प्रीपोजिशन सेंटेंस नहीं जोड़ पाता, और इस कारण से कंजंक्शन जो आप लगाओगे जो ड्यूरिंग का मीनिंग देता है, और वो है कौन सा, वाइल। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बस सिंपल सी बात है, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, उसके बाद में नाउन प्रोनाउन चाहिए होता है। नाउन प्रोनाउन है नहीं, सेंटेंस है। सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो ड्यूरिंग के मीनिंग देने वाला कोई कंजंक्शन है क्या, हाँ है, वाइल है। तो ये बात और याद करनी है आपको कि वाइल जो है वो सेम मीनिंग देता है ड्यूरिंग वाला, के दौरान वाला मीनिंग देता है, लेकिन एज कंजंक्शन, एक कंजंक्शन के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रफ का आपको एंटोनिम बताना है। थर्ड सेट के अंदर रफ का सिनोनिम पूछा हुआ है, रफ का एंटोनिम स्मूथ हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपका, आप कह सकते हैं कि क्लोज टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियरली दिखाई दें। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। जो इंपॉर्टेंस है फिजिकल एक्सरसाइज की, किस चीज़ में, इन द डैश ऑफ हार्ट अटैक, इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक्स की जो इंसिडेंस है उसमें किसी चीज़ का रोल है कोई, और ये अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, किस तरीके का रोल देखते हैं। मैक्सिमाइजिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स की जो फिजिकल एक्सरसाइज है उससे क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है हार्ट अटैक, ऑफ कोर्स नहीं, ये तो नहीं है। मिनिमाइजिंग, यस ये हो सकता है। इंक्रीजिंग भी नहीं होगा और एम्फेसाइजिंग भी नहीं होगा, यस ही होगा। मिनिमाइजिंग, बिल्कुल। एक्सरसाइज का जो रोल है या उसकी इंपॉर्टेंस जो है, उसका जो रोल है किस चीज़ में, मिनिमाइजिंग, कम करने में इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स। और ये जो चीज़ है, ये जो इंपॉर्टेंस है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये बात लिखिए। ओके, करेक्ट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा गाइस, मिनिमाइजिंग। सिंपल था। आइए देखते हैं सेकंड, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स का जो राइज है, हैज़ बीन अटेन कर रहा है डैश प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स। एक तरह का प्रोपोर्शन जो है वो गेन कर रहा है, वो अटेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। किस तरह का प्रोपोर्शन हो सकता है वो, लो प्रोपोर्शन, ऑफ कोर्स नॉट, लो नहीं है। अपन बोल रहे हैं कि राइज ऑफ हार्ट अटैक्स है। कैपेशियस का कोई मीनिंग नहीं बैठता यहाँ पे। सूदिंग तो मतलब होता है काम करना, यानी शांत करने वाली कोई चीज़। इसका जो आंसर है वो है अलार्मिंग का मतलब जो आपको अलर्ट कर रहा हो। ये मतलब ऐसा है जो अलार्म को बजाते हैं अपन, जब अपन को अलर्ट करना होता है। तो अलार्मिंग प्रोपोर्शन का मतलब है कि भाई अब आपको जग जाना चाहिए, इस तरह का जब एक प्रोपोर्शन हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, अलार्मिंग प्रोपोर्शन। तो चलिए इसका अलार्मिंग इसका आंसर हो जाएगा इन रिसेंट टाइम्स। उसके बाद में क्या है, कॉजिंग ग्रेव कंसर्न। ग्रेव का अर्थ होता है सीरियस। ग्रेव का अर्थ क्या होता है गाइस, ग्रेव का अर्थ होता है सीरियस, याद रखेंगे आप। सीरियस इसका नहीं होता है, जस्ट अ मिनट, राइट। तो सीरियस कंसर्न जो है वो कॉज कर रहा है, स्पेशली टू द मेडिकल। स्पेशली किससे, जो मेडिकल, क्या मेडिकल व्हाट, ये देखिए, मेडिकल क्रीड, मेडिकल पर्सन्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी। यस, इस ग्रुप के नाम को अपन जो है यहाँ पे लिखेंगे। देखिए पर्सन्स ऑफ कोर्स आपको लगेगा ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन कंटेक्चुअली इसका कोई मीनिंग नहीं बैठता। आप मेडिकल फ्रेटर्निटी ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे, थोड़े से कोलोकेशंस भी कई बार यूज़ करने होते हैं, एंड दैट इज हाउ हम यहाँ पे जो आंसर है उसको यूज़ करेंगे, किसको, फ्रेटर्निटी को। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच डैश नो इक्विपमेंट, विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, हाँ ठीक है। विच फाइंड्स नो इक्विपमेंट तो नहीं होगा। विच लूजेज नो, बोला बड़ा लूज थोड़ी कर देंगे उससे। विच गेन्स नो इक्विपमेंट, ठीक है, गेन नहीं होता फिजिकल एक्सरसाइज से, हाँ इसमें रिक्वायर्स ही होगा। विच रिक्वायर्स, जिससे जरूरत नहीं पड़ती फिजिकल एक्सरसाइज में आपको, वॉकिंग इस तरह की बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है जिसमें आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई मनी नहीं चाहिए, कोई मटेरियल नहीं चाहिए, और ना ही किसी क्लब की मेंबरशिप नहीं है। देखो इसका आंसर मेंबरशिप होगा, यस बिल्कुल। मेंबरशिप ही होती है ना क्लब की, आप भी जाते हैं जिम वगैरह जाते हैं अपन, तो उसकी मेंबरशिप लेनी होती है। तो मतलब ऑप्शंस को देखना ही नहीं है, बाकी आप ऑप्शंस को देख भी सकते हो। किस क्लब की क्या चीज़, एग्जाम्पशन नहीं, कोरिलेशन नहीं, स्कॉलरशिप कौन लेता है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, तो मेंबरशिप की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, तो एक अच्छा पैसेज था और स्टूडेंट्स ने अच्छा ही इसको अटेम्प्ट किया होगा, कैसे आप लोगों ने। आप अगर आपने ये वाला ही सेट अटेम्प्ट किया था तो आप बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर आपको कोई डाउट है किसी एक क्वेश्चन को लेके, आप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको इनफ ना लगी हो तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसका जो है आपको एक और जो मैं कह सकता हूँ एक रिवीजन एक तरीके से जो है आपके लिए इसका ले आऊँगा, या सॉल्यूशन वीडियो इसका अलग से बना दूंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा विद वेरियस अदर एग्जाम्पल्स। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में गाइस। आज के लिए इतना ही। आप सभी इसी पेपर सेट को फिर से देखें
और ट्राई करें आंसर देने का। अगर आपके आंसर सारे सही हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने सेशन को बहुत अच्छे से देखा और एंजॉय किया। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।